इस सत्य को याद रखिए साहब कि जब तक आदमी संघर्ष करता है ना, उस समय वो अकेला ही होता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब वो सफल हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आज उसका दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, जो कि कक्षा 11-12 की साहित्य इतिहास के रूप में कॉमन पुस्तक चलती है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये साहित्य इतिहास जो आदिकाल प्रारंभ होता है, उससे पहले की जो बेसिक है वो चीज़ें हम देख रहे हैं, और यहीं से सीधे सीधे सवाल है जो पूछे जाते रहे। जिन पंक्तियों में अंडरलाइन करूं और कहूं कि इनको नोट कर लें आप, तो उनको नोट कर लीजिएगा। और अनुरोध आपसे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार ही आप चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कोने में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, फिर बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आता है उस पर क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने देख लिया था गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या क्या कुछ लिखा, कब कब लिखा, वो सारी की सारी चीज़ें देखी। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तमाम लोगों को देखा हमने। आज हम बात करते हैं साथियों हिंदी भाषा का सांस्कृतिक, हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल क्या इफेक्ट पड़ा, और यहाँ से क्या कुछ सवाल है जो बन सकते हैं। आपको इस वीडियो के बाद में सारे फैक्चुअल चीज़ें मिलेगी। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार इंपॉर्टेंट चीज़ें कम है, लेकिन है यहाँ पर भी, यहाँ से भी सवाल बनेंगे। भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। कल्चरल चीज़ें हम देखेंगे तो दूसरे जो परंपराओं के लोग थे जो आक्रमण करने आए थे यहाँ पर, वहीं से यहाँ पर कुछ चीज़ें अडोप्ट की गई और यहाँ की चीज़ें वो लेके गए, तो रच बस गए यहाँ पर। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में क्या गई, मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। जैसे जिस समय वैदिक धर्म का प्रसार हो रहा था, उसी समय पैरेलल, समानांतर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार देखने को मिला बाद में। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जीवो और जीने दो की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म क्या शिक्षा देता है मनुष्य को, कि जीवो और जीने दो। ईमानदारी से जुड़े रहे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और लगभग चीज़ें साहित्य इतिहास की आपको याद हो जाएगी। और जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया। जिस सिद्धांत को बौद्ध धर्म कहता है जियो और जीने दो, उसी सिद्धांत को जैन धर्म में क्या, अहिंसा के नाम पर अपनाया गया। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचना हुई। तो पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिए, वैदिक धर्म से संबंधित है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है, वैदिक धर्म से संबंधित है ये। न्याय दर्शन रचयिता कौन, महर्षि गौतम, लिख लीजिए, नोट करते चले। न्याय दर्शन कौन, महर्षि गौतम। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, योग कौन, पतंजलि। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, वैशेषिक महर्षि कणाद। सांख्य महर्षि कपिल और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा वेदांत ये शंकराचार्य। न्याय कौन करता है, गौतम करते हैं, न्याय गौतम दिलाता है। योग पतंजलि करते हैं, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल। जो संख्या है, सांख्य महर्षि कपिल हो गया। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, मीमांसा जैमी, मीमांसा जैमी। उत्तर मीमांसा उत्तर शंकर, उत्तर शंकर, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य। ये तो हो गए अपने दर्शन हो गए, याद करने इनको लिख लीजिए आप साथ साथ में। और तथा 6 वेदांग, 6 वेदांग कौन कौन से हैं, लिख लीजिए 6 वेदांग, डेस लगा के लिखिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। साहित्य इतिहास के अंदर पूछा जा सकता है निम्न में से वेदांग नहीं है, तो 3 तो वेदांग दे दे और एक दूसरा कुछ दे दे। तो वेदांग 6 हैं,
शिक्षा है जिसमें पहला, फिर कल्प है, फिर निरुक्त है, फिर छंद है, फिर ज्योतिष और फिर है व्याकरण। ठीक है मामला। और इन्हीं के कारण भारत विश्व में क्या कहलाया? जगत गुरु। दर्शन और वेदांगों के कारण ही, उपनिषदों के कारण ही, आरण्यकों के कारण ही जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी क्या है? अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में क्या किया? चेतना का नवीन संचार किया गया। चित्तवर्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया गया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या करती है। पूछ लिया जाए, ये लाइन लिख लीजिए आप, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या करती है। तो निम्न में से किस वेद में या किस वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती है? तो वो ऋग्वेद। ठीक है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई है। और ये जगत सत्य विदित है कि इन तत्वों के, आगे सवाल बनेगा, इन तत्वों के माध्यम से ही सृष्टि आज भी क्या संचालित है? ऋग्वेद हमारे साहित्य का क्या है? मूल है। ऋग्वेद क्या है? हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा से, जैसे कि मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास बताया, उसमें संस्कृत से क्या? पाली, पाली से फिर क्या? प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और फिर क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं हिंदी एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण है। इस लाइन को लिख लीजिए आप। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और फिर अपभ्रंश से क्या? क्षेत्रीय अपभ्रंश, जो हमने पढ़े ही थे। फिर वहाँ से उपभाषाएं और उपभाषा की जो बोलियां थी वहीं से हिंदी भाषा का क्या होता है? फिर जन्म होता है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये क्रम है विकास का। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है, जैसे वाल्मीकि की, वेदव्यास की, अश्वघोष की, कालिदास की, बाणभट्ट की, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कल्लण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों ने, काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया है। अब नोट करते चलें साहब यहाँ पर। अब्दुल रहमान संदेश राष्ट्रक के रचयिता। अब्दुल रहमान ने क्या दिया? संदेश दिया। अब्दुल रहमान ने क्या दिया? संदेश दिया, यानी संदेश राष्ट्रक। नोट कर लीजिए इसको नोटबुक में। जोइंदुकृत परमात्म प्रकाश, ये कई बार पूछा गया है। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? तो जोइंदु की रचना है परमात्म प्रकाश। धनपाल कृत भविष्यत कहा, ये रचना भी कई बार पूछी गई है, नोट कर लीजिए। धनपाल की है, धनपाल कृत है, भविष्यत कहा। पुष्पदंत ने लिखा जस हर चरियु, जस हर चरियु किसने लिखा? पुष्पदंत ने, माफ कीजिएगा पुष्यदंत ने लिखा जस हर चरियु, जस हर चरियु पुष्यदंत ने। स्वयंभूकृत पौम चरियु, ये कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट। जो मैं लिखने को कह रहा हूँ वो लिख लीजिए आप। स्वयंभूकृत क्या है? पौम चरियु। और मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा, कई बार पूछा गया। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह। कौन है? राम सिंह। और हेमचंद्र का शब्दानुशासन, ये भी बहुत बार पूछा गया। जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। साथियों, ये जितनी भी यहाँ पर रचनाएं दी गई है, नेट के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत बार पूछी गई है। फटाफट बता दूं वापस, यहाँ से नोट करना आपको। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, जोइंदु कृत परमात्म प्रकाश, धनपाल कृत भविष्यत का, पुष्यदंत कृत जस हरचरियु, स्वयंभू कृत पौम चरियु, राम सिंह पाहुड़ दोहा लिखा, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा। ये कृतें हिंदी साहित्य के अमूल्य योगदान है। और राहुल सांकृत्यायन तो इस समय के सरहपा या सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाए राहुल सांकृत्यायन किसको है जो हिंदी का पहला कवि मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन सरहपा या फिर सरहपाद भी नाम मिलता है, इसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं।
सरहपा हिंदी का क्या है? पहला कवि। पहला कवि, ये बात कौन कहते हैं? राहुल शांकरतैन। अगर पूछ ले राहुल शांकरतैन के अकॉर्डिंग हिंदी का पहला कवि कौन है, तो सरहपा या सरहपाद, नोट कर लीजिए। अब राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें काम की होगी, बाकी हम फटाफट चलते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर विशेष कुछ ज़्यादा फैक्ट मिलेंगे नहीं हमको परीक्षा संबंधित। हर्षवर्धन का साम्राज्य 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया था। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली थी। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे क्या होती गई? क्षीण होती गई। यहाँ से हमें इतिहास की जानकारी में मदद मिलेगी। और इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर क्या हो गए? काबिज हो गए। बाद में युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो रही थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा था। देखिए यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट वाले सवाल नहीं है, लेकिन साहित्यिक प्रवृत्तियों और सैद्धांतिक व्यवहारिक सवाल है जो यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। तो आपको समझ विकसित होनी जरूरी है कैसे कैसे है जो हिंदी साहित्य की ओर आगे हम बढ़े थे। भारत में अरबी फारसी के शब्द आ गए साहब अब भाषा के अंदर। और जब मध्यकाल में भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर अरबी फारसी शब्द आने लगे तो यहाँ की ज़बान क्या कहलाने लगी? हिंदुस्तानी ज़बान कहलाने लगी थी। ठीक है। चारों तरफ अराजकता, गृहकलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति और निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को क्या? परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगा। चारों तरफ अशांति थी, कलह था, इनसे परेशान हो गया कि अब जो ईश्वरीय शक्ति है, कोई भी अदृश्य जो भी शक्ति है इस प्रकृति को संचालित कर रही है, उसकी ओर वो केंद्रित होने लगा शांति के लिए। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। कुछ व्यक्ति क्या समझे इस चीज़ को? उस समय 3 बातें प्रमुख हो रही थी। पहली बात हो कि जो व्यक्ति अगर भौतिक सुखों से वंचित है तो वो क्या? आध्यात्मिक बातें करने लगे। कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे, तथा कुछ जो है मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके, छोड़ नहीं सके उसको। और इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई साहब। इस परिस्थितियों के बीच में चौथी पंक्ति उन लोगों की थी, चौथी कतार में वो थे जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा और ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बने रहे। और उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य से हुआ। रासो साहित्य के अंदर गौरवपूर्ण गाथाएं आपको देखने को मिलती है, जिसमें आश्रयदाता जो था राजा, उनकी प्रशंसा, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया रासो साहित्य के अंदर, और शौर्य, वीरता एवं पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को क्या बुरी तरह नष्ट कर दिया था। जन धन की हानि के साथ साथ भारतीय जो लोग थे वो निराशा के सागर में डूब रहे थे। ये चीज़ें इस हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में इसलिए दिए गई कि जो यहाँ के लोग थे पुरातन काल में, जो रचनाकार हुए, कवि हुए, भक्त हुए, वो हिंदी साहित्य इतिहास की ओर कैसे बढ़े, वो परिस्थितियाँ ये यहाँ पर पैदा हो रही है। आर्यव्रत की समृद्धि, खुशहाली एवं शक्ति से आसपास के सीमावर्ती प्रदेश क्या खुश नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यव्रत की खुशी छीनने की योजना बनती रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। यहाँ यवन, आभीर, हूण, कुषाण तथा मुसलमान आदि जातियाँ आई। यवन भी आए, आभीर भी आए, हूण भी, कुषाण, मुसलमान। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य यहाँ पर जमा लिया। 10वीं शताब्दी तक। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा यहाँ पर। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब आया तो भारत के वैभव को देखकर वो चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध हुआ। 1191 में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी क्या पराजित हुआ। 1192 में
वापस युद्ध हुआ जिसमें गौरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई और गौरी की जीत हुई। ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और इन युद्धों के कारण जनता जो है वो पिस गई थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल भूखमरी आ गया था, सम्राट युद्ध में बिजी रहता था, गुलाम प्रथा का बोलबाला था, स्त्रियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाने लगा, दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। इसी समय गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ा। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियाँ लिखी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पूछ लिया जाए खुसरो की पहेलियाँ लिखने वाले तो अमीर खुसरो ने। अब ये पंक्ति दे दी यहाँ पर, प्रसिद्ध है ये। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। ये पहेलियाँ थी। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यो कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। तो ये पंक्तियाँ दे दी। तरवर ने एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। तो ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की है, या यूँ कहें अमीर खुसरो की ये पहेली है, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, पढ़्या का पहेली पूछूं, तो वो। अब सामाजिक स्थिति का प्रभाव देखते हैं यहाँ पर। समाज के अंदर क्या कुछ प्रभाव हुआ, तो राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था। धर्म के मठाधीशों के प्रति भी निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता, लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार और अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्री के प्रति और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेची जाने लगी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, इन परंपराओं ने जोर पकड़ लिया था। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन गई थी। अकाल पड़ने लगा, महामारी, आक्रमण, फसलें नष्ट होने लगी। यानी कि यूँ कहें कि सामाजिक परिस्थितियाँ क्या बहुत ही विकट हो गई थी उस समय। गरीब गरीब बन रहे थे, धनी धनवान बन रहे थे, चूस रहे थे करों के माध्यम से। इस समय केवल, अब देखिए यहाँ पर, इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम, नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। देखिए, प्रारंभिक काल में जब चारों तरफ अत्याचार, पाखंड, कलह हो रहा था, तो कौन सी भाषा थी जिसके माध्यम से समाज में धर्म, नियम और नैतिकता पुनः समाज में स्थापित हो रही थी? वो थी अपभ्रंश भाषा। ठीक है। 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों और चित्रकारों को सम्मान देना शुरू किया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वैश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हुआ। बुनकर यानी जुलाई कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलवार संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। जो वैष्णव संत थे उनको आलवार कहा जाता था दक्षिण में। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। इसी समुदाय के कांचीपूर्ण नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य की विशिष्टता, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ से सवाल है जो कई बार पूछा गया और बन सकता है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पूछ लिया जाए। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, या यूँ कहें कि राम के जो अनुज थे, राम के जो अनुज थे, जो भी लक्ष्मण वगैरह, भरत वगैरह, वो क्या विशिष्ट थे, तो विशिष्टाद्वैत। एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद, अद्वैत, शंकर भगवान अद्वैत, शंकराचार्य के अद्वैतवाद। इस तरीके से ये इनका दर्शन जो है जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। तो दोनों नोट कर लीजिए, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते और ब्रह्म को क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत में जगत को शरीर,
और ब्रह्मा को शरीरी मानते थे। नोट कर लीजिए यहाँ पर, ब्रह्मा सत्या जगत मिथ्या, ये मानने वाले कौन थे? शंकराचार्य। नोट कर लीजिए, यहाँ सवाल पूछा गया कई बार साहित्य में। और रामानुजाचार्य का जो था विशिष्टाद्वैत, इस दर्शन में जगत को शरीर और ब्रह्मा को शरीरी मानते थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो भी 8-10 लाइनें आपने लिखी इंपॉर्टेंट, वहाँ से यकीनन एक न एक सवाल है जो पूछा जाता रहा है। आपसे पुनः अनुरोध, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है कि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। कल के वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि, और यहाँ से है जो आपके बहुत ज़्यादा सवाल है जो बनने प्रारंभ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो नोट्स के रूप में तैयार करने के लिए यहाँ पर बहुत सामग्री आपको मिलेगी। कल हम देखेंगे आदिकाल की थोड़ी सी पृष्ठभूमि। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।